एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम रिसर्च मैथोलॉजी के संबंध में आपको क्लासेस करा रहे हैं। जैसा कि हमने आपसे कहा कि जिन स्टूडेंट का सिलेक्शन पीएचडी कोर्स वर्क में हुआ है या प्री पीएचडी कोर्स वर्क में हुआ है, तो आपको पता ही होगा आपका जो कोर्स वर्क है वो दो विषयों पर कह लें या फिर कह लें आपकी रिसर्च मैथोलॉजी पढ़ाई जाती है, पहला जो पेपर होता है। ठीक है, दूसरा जो है कंप्यूटर एप्लीकेशन। ठीक है, तो कुछ यूनिवर्सिटी ऐसी भी हैं जो जो कोर्स वर्क हो रहा है तो उसका माध्यम क्या रखा है, अंग्रेजी माध्यम। तो आप देखिए ज़्यादातर स्टूडेंट क्या है हिंदी माध्यम के हैं, तो उन्हें अंग्रेजी में रिसर्च पढ़ने में काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है, तो उन्हीं स्टूडेंट की मांग पर हमने क्लासेस आपको स्टार्ट कराई थी रिसर्च के संबंध में। ठीक, तो जो ये रिसर्च की क्लासें हैं सिर्फ प्री पीएचडी कोर्स वर्क या फिर कह लें पीएचडी कोर्स वर्क में स्टूडेंट का सिलेक्शन हो उनके लिए ही नहीं है, बल्कि उन स्टूडेंट के लिए भी हैं जो यूजीसी नेट की एग्जाम देने जा रहे हैं और जिनका कॉन्सेप्ट रिसर्च को लेकर क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है, तो उनके लिए क्लास ये बेनिफिट होगी। साथ ही में जैसा कि मैंने आपसे कहा कि रिसर्च की जितनी भी क्लास हैं, यूनिवर्सिटी चाहे कोई सी भी हो, हर यूनिवर्सिटी में जो यूनिवर्सिटी कोर्स वर्क कराती हैं उनके लिए बेनिफिट होगी जो स्टूडेंट हिंदी माध्यम से हैं। ठीक है, अभी आप देखिए सीसीएस यूनिवर्सिटी में कोर्स वर्क स्टार्ट होने वाला है 8 जनवरी से। ठीक है, और कानपुर यूनिवर्सिटी का आप देख ही रहे हैं, आपकी जो फीस सबमिट हो ही रही है, तो वहाँ पर भी जल्दी स्टार्ट होगा क्या, आपका कोर्स वर्क। तो जो रिसर्च है तो हिंदी माध्यम के द्वारा हमने एक पहल स्टार्ट की थी कि कोर्स वर्क में जो जो चीज़ें आती हैं, जो टॉपिक होते हैं रिसर्च के संबंध में, उनको क्या है हिंदी के माध्यम ने आपको पढ़ाएंगे। एक बात आप ध्यान रखेंगे, यहाँ पर जो क्लास कराई जा रही हैं बोर्ड के माध्यम से कराई जा रही हैं। जैसा आपने ग्रेजुएशन मास्टर में लेक्चर लेते होंगे उसी माध्यम से क्या है, हम आपको एक एक टॉपिक पर लेक्चर देंगे। आपको जो पॉइंट बेनिफिट लगते हैं, हालांकि जो भी बताया जाएगा वो सब बेनिफिट ही आपको देगा। ठीक है, क्योंकि जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं वही आपको बताए जा रहे हैं। दूसरी बात, आप यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कि कोई भी कार्य करने से पहले हमें एक पृष्ठभूमि तैयार करनी पड़ती है। तो जैसे मैंने बोला कि शोध का अर्थ अवधारणा हम शुरू से स्टार्ट करेंगे, तो अब तक हमने देखी आपको शोध का अर्थ अवधारणा, परिभाषा, विशेषताएं, ठीक है, प्रकार, चरण, ये सारी चीज़ें करा दी। ठीक है, शोध के उपागम क्या होते हैं उस विषय में क्या है मैंने आपको क्लासेस प्रोवाइड कराई हैं। तो जैसा मैंने इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी तो उसमें मैंने शोध के चरण कराए थे। तो मैंने आपसे बोला था कि आपको परिकल्पना पर एक क्लास प्रोवाइड कराएंगे जो आपको 2 पार्ट में मिलेगी। ठीक है, तो इसमें हम क्या है परिकल्पना पर डिटेल में पढ़ेंगे। देखिए, परिकल्पना जो है आप चाहे यूजीसी नेट का एग्जाम देख लो, ठीक है, प्री पीएचडी कोर्स वर्क देख लो, तो परिकल्पना अपना महत्वपूर्ण रोल रखती है। ज़्यादातर क्वेश्चन देखिए, अगर आपने किसी यूनिवर्सिटी में पीएचडी का एंट्रेंस दिया है तो परिकल्पना से आपको कम से कम 2 या 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका सीधा संबंध क्या है, आपकी रिसर्च से होता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आज की क्लास में जो हमारा टॉपिक होगा वो क्या होगा, परिकल्पना। परिकल्पना, अगर हम बात करें कि परिकल्पना का शोध में क्या रोल रहता है या क्या स्थान है, देखिए आप कोई भी कार्य कर रहे हैं, ठीक है, बिना कल्पना के, बिना चिंतन शक्ति के या चिंतनशीलता के, तर्क वितर्क के कोई कार्य नहीं हो सकता। आप अगर आपका एग्जाम होने वाला है तो आप एक पूरा प्रारूप बनाते हैं ना कि मुझे इस तरीके से कार्य करना है। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से जब आप एक रिसर्च करने जाते हो, आपने सोच समस्या का चयन कर लिया, ठीक, उसके बाद क्या आपने सोच समस्या का चयन कर लिया, अब आप ये चीज़ सोचोगे कि जो मैंने शीर्षक उठाया है, ठीक है, जो मैंने समस्या उठाई है उसका समाधान क्या हो सकता है। तो परिकल्पना क्या है, शोध कार्य में शोध समस्या जो हमने उठाई उसका संभावित समाधान ही तो परिकल्पना है। जैसे अभी कोई अपराध घट जाए, ठीक है, आपने किसी अपराध को उठा लिया, ठीक है, अब आपके सामने सबसे पहले क्या है, आप उस क्षेत्र पर जाओगे जहाँ पर अपराध हुआ, अपने विषय से आप कनेक्ट करेंगे, जहाँ पर अपराध हुआ वहाँ पर जाएंगे, आपने डाटा कलेक्ट कर लिया। अब जब आपने मोटा सारी चीज़ें देखी तो आपके दिमाग में ये होगा कि जो ये मेरे सामने समस्या है, ठीक है, तो यहाँ पर क्या कारण और संबंध रहे होंगे चरों के जिसके कारण ये घटना घटित हुई, ठीक, फिर इसका क्या समाधान हो सकता है। ठीक है, हो सकता है, हुआ नहीं है, ध्यान रखिए, संभावित समाधान। तो परिकल्पना क्या है, आपका संभावित समाधान है। तो
दूसरी बात, आप एक चीज़ ये भी कह सकते हैं कि शोध करते समय, ठीक है, जो हम अपनी काल्पनिक चिंतनशीलता या फिर करके तार्किक शक्ति को विकसित करते हैं, ठीक है, हम सोचते हैं चीज़ें कि जैसे हमें डाटा कलेक्ट करना है। देखिए, हम कहीं पर भी जाएँ डाटा कलेक्ट करने, अगर हम दैनिक दिनचर्या में चीज़ें देखें, अगर हमें कहीं फंक्शन में भी जाना होता है या फिर हमें नया नया एडमिशन होता है, जैसे पीएचडी में अभी आपका न्यू नया एडमिशन हुआ हो, तो आपके मन में बहुत सारी जिज्ञासाएं होती हैं, कल्पना आप बनाने लगते हैं कि ऐसे ऐसे सारी क्या है गतिविधियां रहेंगी, ऐसे ऐसे क्या है मुझे आगे ये कार्य करना है, ठीक, इसके बाद मुझे ये चीज़ की तैयारी करनी है, ठीक, पीएचडी के साथ कैसे मुझे अपने एग्ज़ाम को देखना है, ठीक है, क्या क्या मैं मेथड यूज़ कर सकता हूँ, तो ये सारी चीज़ें, तो ये क्या है, आपकी चिंतन शक्ति ही तो है कि आप सोच रहे हो, अभी हुआ नहीं है वो सारी चीज़ें, ठीक। जब आप यथार्थ में आते हो, ठीक है, वास्तविकता में आते हो, तो वो चीज़ आपकी कितनी सटीक निकलती है, ठीक है, और कितनी चीज़ उसमें कमी देखने को मिलती है। जैसे आपने सोचा तो उसमें से देखिए आपके 40% सही निकल गया, ठीक है, तो वो तो हो जाएगी आपकी कोई क्या, शोध परिकल्पना। अभी हम शोध परिकल्पना के प्रकार भी पढ़ेंगे, पहले हम अर्थ को समझ लें, ठीक है। लेकिन जो चीज़ नेगेटिव में निकलती है, जैसे मैंने कुछ सोचा और उसका मुझे रिजल्ट नहीं मिला, तो वो क्या हो जाएगी, नल हाइपोथेसिस, यानी कि शून्य परिकल्पना। ध्यान रखेंगे, तो शोध या फिर कह लें परिकल्पना क्या है कि कोई शोध समस्या का संभावित समाधान। ध्यान रखेंगे, अगर मैं परिकल्पना की बात करूं तो सबसे पहले परिकल्पना का अर्थ देखें, तो परिकल्पना दो शब्दों से मिलकर बनी है। दो शब्द कौन से हैं, पहला क्या है हमारा परि, परि का अर्थ क्या है, चारों ओर, ठीक है। दूसरा क्या है, कल्पना, तो कल्पना का क्या अर्थ ले सकते हैं हम, चिंतन शक्ति, चिंतन शक्ति या फिर चिंतनशीलता, ठीक, चिंतनशीलता। तो देखिए, हम जब कोई सोच समस्या उठाते हैं, ठीक है, तो हमने सोच समस्या उठाई तो हम सिर्फ उसके एक पक्ष को ही नहीं देखते, उसका आर्थिक पक्ष क्या है, सामाजिक पक्ष क्या है, व्यक्तिगत पक्ष क्या है, ठीक है, राजनीतिक पक्ष क्या है, ठीक है। तो जिस कारण कौन कौन से पक्ष क्या है जो समस्या उत्पन्न हो रही है उस पर प्रभाव डालती है। अगर हम साहित्य की भी बात करें, साहित्य विषय जो होते हैं, तो हम कोई एक समस्या को उठा लें, ठीक है। अगर मैं हिंदी का उदाहरण दूं, हमने जैसे बाल विमर्श को उठा लिया, ठीक है, तो बाल विमर्श में क्या है, जो बालक हो या बालिकाएं होती हैं, तो उनकी मनोस्थिति का अगर हमें वर्णन करना है, ठीक है, मनोविश्लेषणात्मक हमें अध्ययन करना है, तो सबसे पहले क्या है कि हमें उनके भावों को समझना पड़ेगा, ठीक है, कि जो बाल भाव हैं उनके, मानवीय संवेदनाएं हैं उनकी, तो उनकी आर्थिक पक्ष में क्या संवेदनाएं रहती हैं, आर्थिक पक्ष में क्या संवेदना है, सामाजिक पक्ष में क्या संवेदना है, पारिवारिक पक्ष में क्या संवेदना है। अगर हमें जो बच्चों पर शोषण होते हैं, ठीक है, तो उनको देखना है, तो सबसे पहले देखिए कोई शोषण स्टार्टिंग होती है तो कहाँ से स्टार्टिंग होती है, आपको परिवार से ही देखने को मिलेगी। क्यों मिलेगी, जरूरी ही नहीं कि शारीरिक शोषण किया जाए या उसे टॉर्चर ही किया जाए, मारपीट ही किया जाए, कभी कभी जो मानसिक टॉर्चर होता है वो उससे ज़्यादा बढ़कर होता है ना, उसे मेंटली बिल्कुल पागल कर देना। तो ये सारी चीज़ें, तो शुरुआत कहाँ से होती है, ठीक है। अब ये नहीं देखिए घर में अच्छे से रखा जा रहा है, कोई बात नहीं, ना किसी चीज़ में कमी की जा रही है, ध्यान देंगे किसी चीज़ में कमी नहीं की जा रही है, लेकिन एक प्रेशर सा बना देते हैं बच्चों पर कि आपको इतने मार्क्स लाने ही लाने हैं, ठीक है। दूसरी बात, एक चीज़ आप एक समस्या और देख रहे होंगे, माँ बाप में एक चीज़ ज़्यादा होती है, जैसे बच्चे की रुचि नहीं है मैथ में, ठीक है, उसे आर्ट साइड में जाना है,
तो उसे जबरन ज़बरदस्ती उसे मेहनत दिलाएंगे कि नहीं नहीं तुम्हें यही पढ़ना है, तुम्हें आगे जाके यही बनना है। देखिए सबसे, और यहीं से क्या है, जो बच्चे का विखंडन है वो होने लगता है। मानसिक रूप से अगर वो परेशान है तो उसकी देखिए तबीयत भी खराब ही रहने लगेगी। तो इसीलिए अगर हम देखें, आप हर सुविधा बच्चों को दे रहे हो लेकिन जब उसे मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रख पा रहे हो तो क्या फ़ायदा। वो जिस क्षेत्र में अपनी रुचि रखता है, अगर उसी क्षेत्र में उसे बढ़ने दिया जाए तो वो और अच्छा कर सकता है ना, तनाव से मुक्त रह सकता है। तो जैसे मैंने बोला, मनोविश्लेषणवाद में क्या होता है, मानवीय संवेदना किसकी, बालकों की या फिर कह लें बालिकाओं की। ठीक है, कि डिप्रेशन में अभी देखिए काफ़ी केस, एक तरह से कह लें जो समस्याएं हैं, है ना, काफ़ी केस ऐसे आते हैं, आप देखोगे कि बच्चे बहुत जल्दी डिप्रेशन में जा रहे हैं, है ना। तो क्यों जा रहे हैं, तो ये भी तो एक समस्या के अंतर्गत ही तो आ रही है कि उसके पीछे व्यक्तिगत क्या कारण रहे थे, पारिवारिक क्या कारण रहे, सामाजिक क्या कारण रहे। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें, तो इन सब का क्या है, हमें अध्ययन करना पड़ता है। ठीक है, तो हमारा एक नज़रिया होगा कि अगर इस बच्चे ने ये कदम उठाया, ठीक है, तो क्यों उठाया, परिवार में क्या चीज़ें घटित हो रही हैं। देखिए अगर परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे तो इसका भी प्रभाव बच्चे पर गलत ही पड़ेगा, क्योंकि जब वो कहते हैं ना, बच्चे का जो मन होता है कांच के समान ही समझ लो उसे। ठीक है, अगर वो लड़ाई झगड़े को देखेगा तो वो खुद ही एकदम से घुटने लगता है ना। तो ये सारी चीज़ें, तो ये चीज़ प्रभाव क्या है, उसके मस्तिष्क पर, उसके मन पर अवश्य डालती हैं। तो जब अगर हम मनोविश्लेषण को देख रहे हैं, मनोभाव को जान रहे हैं, तो हमें सब पक्षों को देखना पड़ेगा। तो फिर हम एक आइडिया लगाएंगे कि बच्चे जो ये कदम उठा रहे हैं, ठीक है, या फिर डिप्रेशन में जो जो जा रहे हैं, तो इसका क्या समाधान हो सकता है। ठीक है, तो किसी सोच समस्या का संभावित समाधान ही आपकी परिकल्पना कहलाएगी। लिख देते हैं, किसी शोध समस्या का संभावित समाधान परिकल्पना देखिए एक चीज और आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे, आप परिकल्पना का निर्माण कैसे करेंगे। सबसे पहली बात मैंने क्या बोला, ये जो शब्द है अपने आप में ही क्या पूरी व्याख्या लिए हुए है। ठीक है, परिकल्पना तो कल्पना या फिर कह लें चिंतन शक्ति कौन व्यक्ति अच्छे से कर सकता है ना, जिसके अंदर तार्किकता है। ठीक है, जो तर्क वितर्क में निपुण है। देखिए तर्क वितर्क भी अगर किया जाए तो कोई उसका आधार होना चाहिए, है ना। तो वो सारी चीजें, तो एक तरह से अगर हम ये भी बोलें, परिकल्पना एक तार्किक उपकथन विचार
वाक्य, विचारधारा, है जो किसी शोध समस्या के क्षेत्र के आधार पर संभावित समाधान प्रस्तुत करती है। देखिए, जैसे मैंने बोला, परिकल्पना क्या है? किसी शोध समस्या का संभावित समाधान है। ठीक है। दूसरी बात, आप ये भी ध्यान रखेंगे कि आपका शोध क्षेत्र निर्धारित करेगा कि आपकी परिकल्पना किस प्रकार की होगी। यदि आपका शोध क्षेत्र प्रयोगात्मक रूप में है तो आपकी परिकल्पना भी क्या है? प्रयोगात्मक रूप में ही होगी। ठीक है। अगर आप साहित्यिक क्षेत्र से शोध करना चाह रहे हैं तो आपकी परिकल्पना भी उसी आधार पर होगी। ठीक है। जिस प्रकार से हमारा शोध क्षेत्र ही शोध की पद्धति का निर्धारण करता है, ठीक उसी प्रकार से क्या है, हमारी परिकल्पना भी क्या है? शोध क्षेत्र के द्वारा ही निर्धारित होती है। ठीक है। ये तो हमारे शीर्षक के ऊपर है कि हमारा शीर्षक क्या है। अगर हमारा शीर्षक बाल विमर्श पर है, ठीक है, या फिर हमारा अपराध पर है, तो हमारी परिकल्पना भी उसी हिसाब से होगी। ठीक है। अब ये तो नहीं है ना कि हमारी परिकल्पना, अगर हमारा टॉपिक ये किसानों पर है, ठीक है, उनकी समस्याओं पर है, तो हमारी परिकल्पना ऐसी तो होगी नहीं कि हम स्त्रियों को सोचकर कोई कार्य करें या उसके उनके आधार पर बने। तो जो हमारी परिकल्पना है वो किसके आधार पर बनेगी? हमारी सोच समस्या के क्षेत्र के आधार पर। तो वही बात है कि परिकल्पना एक तार्किक उपकथन, विचार, वाक्य, विचारधारा है। देखिए, जो परिकल्पना है, या फिर आप एक तरह से ये कह लें, जैसे मैंने बोला तार्किकता होना आवश्यक है, तो संभावित समाधान तो है ही, लेकिन एक अवधारणा अगर हम प्रस्तुत करें तो क्या होगी कि परिकल्पना एक तार्किक उपकथन, विचार, वाक्य या विचारधारा है। अब देखिए, परिकल्पना व्यक्ति की तार्किकता पर आधारित रहेगी, कौन व्यक्ति कितना अच्छा सोच सकता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें, तो जो किसी शोध समस्या के क्षेत्र के आधार पर संभावित समाधान को प्रस्तुत करती है। ध्यान रखेंगे, यहाँ पर आपने देखिए परिकल्पना का अर्थ समझ लिया, अवधारणा समझ ली। फिर से रिवीजन करा दूं कि परिकल्पना एक तार्किक उपकथन, विचार, वाक्य, विचारधारा या फिर कह लें वो अवधारणा है जो किसी शोध समस्या के क्षेत्र के आधार पर संभावित समाधान को प्रस्तुत करती है। ध्यान रखेंगे। ठीक है। अगर हम बात करें कि परिकल्पना की परिभाषाओं की, तो परिभाषा भी देख लेते हैं। परिकल्पना की परिभाषा, ठीक है। तो गुणे एवं हार्ट के अनुसार
परिकल्पना भविष्योन्मुखी, ध्यान से सुनेंगे, भविष्योन्मुखी होती है तथा यह तार्किक कथन हैं जो सत्यता तार्किक कथन हैं, परिकल्पना सत्यता के परीक्षण को प्रस्तुत करती है। देखिए, अब यहाँ पर गोड़े हाट ने क्या बात कही है कि जो परिकल्पना है वो भविष्योन्मुखी है। ठीक है, भविष्योन्मुखी से तात्पर्य क्या है, आपने कोई सोच समस्या ली, ठीक है, आपने कोई सोच समस्या को ले लिया, आपको क्या है, आप एक समाधान प्रस्तुत कर रहे हो, आप सोच रहे हो कि ऐसे क्या है, अगर मैं इस तरीके से कार्य करूंगा तो ये कार्य सफल होगा। ठीक है, ये इसका समाधान हो सकता है। अभी आप क्या है, उस क्षेत्र में नहीं गए हो, आप सिर्फ अपनी परिकल्पना बना रहे हो, अपनी चिंता शक्ति के आधार पर क्या है, आप अपनी विचारधारा को जन्म दे रहे हो। वही बात कही है कि परिकल्पना क्या है, भविष्योन्मुखी होती है तथा यह तार्किक कथन है, तथा यह तार्किक कथन है। मैंने क्या बोला, परिकल्पना वही व्यक्ति कर सकता है जिसके अंदर तर्क वितर्क की शक्ति हो। ठीक है, जिसका एक तरह से कह लेना सोचने समझने में उसकी जो क्षमता है वो उच्च हो। ठीक, जिसे तर्क वितर्क करना अच्छे से आता हो। और देखिए, तर्क वितर्क भी किसी आधार पर होना चाहिए, बेतुका तर्क वितर्क भी अच्छा नहीं होता। ठीक है, तो परिकल्पना भविष्योन्मुखी होती है, ये तार्किक कथन है। भाई जब तार्किक कथन, तभी तो आप समस्या का समाधान दे पा रहे हो। अभी आप मूर्ख हो या फिर आपको चीजें समझ में नहीं आ रही, तो आपके सामने घटनाएं हो रही, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है ना, तो आप कोई समाधान दे सकते हो? नहीं दे सकते। आप समाधान कब दोगे, जब आपने उस चीज के बारे में पढ़ा होगा, आप अपनी राय दोगे, अपनी विचारधारा को दिखाओगे। ठीक है, कि इसका समाधान ये हो सकता है अगर इस तरीके से हम कार्य करेंगे, एक एक तथ्य को हम एकत्रित करेंगे और फिर ये देखेंगे कि ये घटना किस कारण से हुई और क्या इसके पीछे कारण रहे या कौन कौन से तथ्य रहे और उनका आपस में क्या संबंध था। ठीक है, तो तार्किक कथन है। ठीक है, तर्क के आधार पर परिकल्पना की जाती है। दूसरी बात क्या है कि परिकल्पना सत्यता के परीक्षण को प्रस्तुत करती है। देखिए, आप जो परिकल्पना कर रहे हैं, आप जो सोच रहे हैं, जरूरी नहीं कि वो सच ही हो, है ना, क्योंकि कुछ चीजें क्या है हमारे विपक्ष में चली जाती हैं। विपक्ष से तात्पर्य क्या है, हम जो सोच रहे हैं उतना अच्छा नहीं होता है। ठीक है, या वो चीज होती ही नहीं है। तो हमने सोचा, फिर हम शोध क्षेत्र पर गए जहां से हमने सोच समस्या उठाई है। जब वहां पर तथ्यों को एकत्रित करेंगे, फिर हम देखेंगे हमने जितना सोचा क्या वो सही निकला। तो जो परिकल्पना हमने की तो उसमें कितना सत्य था, तो इसमें सत्य का ही तो परीक्षण कर रहे हैं। अब हमने कोई सोच समस्या ले ली, डाटा कलेक्ट कर, हमने सारी समीक्षा करी। ठीक है, उसके बाद हम भी ये सोचेंगे कि मैंने इसको इतना जाना, ठीक है, इतना समझा, तो इसका समाधान ये निकलेगा। ठीक है, या फिर जो चर रहे सोच समस्या से संबंधित, तो उनमें उन चर के कारण या संबंध क्या रहे। ठीक है, तो हमने सोच लिया ये सब होगा। ठीक है, लेकिन क्या है, जब हम रिजल्ट पर जाते हैं, निष्कर्ष निकलता है, जब तथ्यों का एकत्रीकरण होने के बाद विश्लेषीकरण हो जाता है, ठीक है, तो उनका जब हम परीक्षण करते हैं कि कितनी चीजें सत्य निकली, कितनी चीजें असत्य निकली। ठीक है, तो उसमें जरूरी नहीं कि आपकी जो परिकल्पना है वो आपकी 100% सच ही निकलेगी, ध्यान रखेंगे, क्योंकि अभी आप संभावित रूप से सोच रहे हो।
आपने भी डाटा को विश्लेषित नहीं किया है। जब विश्लेषित करते हैं, ठीक है, तो तब जाकर क्या है, रिजल्ट की प्राप्ति होती है। समझ आए यहाँ पर बात। तो ये थी गुडे एवं हार्ट के अनुसार कि परिकल्पना भविष्योन्मुखी होती है तथा यह तार्किक कथन है। परिकल्पना सत्यता के परीक्षण को प्रस्तुत करती है। ठीक है, अगले अगर हम विद्वान को देखें तो अगले विद्वान कौन है, करलिंगर। अगले विद्वान कौन है, करलिंगर। तो इन्होंने देखिए अपनी जो परिभाषा है परिकल्पना के संबंध में बिल्कुल अलग दी है। तो देख लेते हैं करलिंगर के अनुसार परिकल्पना क्या है। करलिंगर के अनुसार परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंधों का कथन है। देखिए यहाँ पर करलिंगर ने क्या बात कही कि परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंधों का कथन है। अब यहाँ पर ये कहना क्या चाह रहे हैं, देखिए कोई भी शोध समस्या घटित होती है, ठीक है, तो उनके पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होते हैं। ठीक है, आपने चरों को पढ़ा होगा, स्वतंत्र चर, आश्रित चर, ठीक है, बाह्य चर। तो ये चर क्या है, अपना प्रभाव छोड़ते हैं। समझ रहे हैं। तो परिकल्पना क्या है, दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंधों का कथन है कि जो ये घटना घटित हुई, ठीक है, तो इसके पीछे क्या कारण रहे और जो चर हैं या फिर जो तथ्य हैं, ठीक है, उनका आपस में क्या संबंध है। ठीक है, तो उनकी व्याख्या करता है। यानी कि परिकल्पना, जब हम कोई कल्पना कर रहे हैं, हमने सोच समस्या ले ली है, तो हम कैसे सोचेंगे। हमने भी डाटा को विश्लेषित नहीं किया है, हमने परिकल्पना बनाई कि इस क्षेत्र पर जाकर, जैसे अभी आदिवासी पर हमें कोई रिसर्च करनी हो तो एक कोई टॉपिक को हम उठा लें। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम सोचें कि आदिवासियों में स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या क्या एक तरह से कहीं खामियां देखने को मिलती हैं या फिर कौन कौन से रोग वहाँ हो जाते हैं, तो हम देखने जाएंगे कि क्या कारण है जिसके कारण क्या है उन लोगों क्या है स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं प्राप्त नहीं हो पाती। ठीक है, तो वहाँ हम गए, वहाँ हमने ऑब्जर्व किया, तो क्या तथ्य निकल के आए। एक तो यही कि एक तो वो निरक्षर हैं, ठीक है, निरक्षर हैं, वहाँ तक उनके पास कोई सुविधा पहुँच नहीं पाती है या फिर जाने नहीं दी जाती है। कुछ भी कारण हो सकता है, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, हमें सब पक्षों को देखना है। ठीक है, दूसरी बात ये यातायात के साधन नहीं है, है ना, यातायात के साधन नहीं है। तीसरी बात ये वो भाग्यवादी होते हैं। अब भाग्यवादी क्यों होते हैं, इसके पीछे भी कोई ना कोई कारण रहते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें, तो हमने जितने भी तथ्य उठाए, जितने भी कारण उठाए, तो इनका आपस में क्या संबंध हुआ, ठीक है, और किस कारण से ये सारी चीजें फैल रही हैं। ठीक है, तो उनके संबंधों को दर्शाना कि ये तथ्य इस तरीके से, ये कोई समस्या है तो ये फैल क्यों रही है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने बोला, सबसे पहले निरक्षरता, ठीक है, जो रोग फैल रहे हैं, निरक्षरता। दूसरे तथ्य क्या है, भाग्यवादी, ठीक है। तीसरी क्या है, सरकारी सुविधाओं का ना मिलना। ठीक, तो ये सारी चीजें, तो जब ये सारी चीजें मिल रही हैं तो भाई उनके पास कोई सुविधा पहुंच नहीं रही है, तो काफी पक्ष हैं, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, कुछ भी कारण हो सकते हैं, तो इनका आपस में क्या संबंध है। तो ये सारी चीजें, आप स्वास्थ्य संबंधी जो समस्या है उनको तो छोड़ ही नहीं, कोई और भी समस्या आप उठा सकते हैं। ठीक है, पढ़ाई के संबंध में उठा लीजिए,
रोजगार के संबंध में, ठीक है, सांस्कृतिक समस्या, ठीक है। महत्वपूर्ण एक और जो समस्या है वो है आर्थिक, ये रोजगार में ही आ जाएगी। आर्थिक, सामाजिक, कि ये लोग क्यों पिछड़े हैं, क्या कारण हैं, सामाजिक क्या कारण है, आर्थिक क्या कारण है, राजनीतिक क्या कारण है, धार्मिक क्या कारण है ना। तो ये सब क्या है, कैसे प्रभाव छोड़ते हैं और इनका आपस में क्या संबंध है, ठीक है। तो उनके समाज पर, ठीक है, या फिर कहें उनके क्षेत्र पर ये कैसे फलीभूत सिद्ध होते हैं। तो ये क्या है, इन तथ्यों के संबंध का कथन है। हम कोई भी परिकल्पना बनाएंगे, हम कोई भी तर्क देंगे, सबसे पहले हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, तभी तो हम तर्क दे पाएंगे। जब हम किसी के विषय में पढ़ेंगे ही नहीं तो तर्क भी हम क्या दे पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए कार्ल लिंगन ने कहा कि परिकल्पना दो या दो से अधिक चरों के मध्य संबंधों का कथन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आपने परिकल्पना का अर्थ मान समझा। सबसे पहले परिकल्पना दो शब्दों से मिलकर बना है। परि का अर्थ है चारों और कल्पना का अर्थ है चिंतनशीलता या चिंतन शक्ति, ठीक है। तो जैसा बताया कि किसी सोच समस्या के संभावित समाधान को क्या है, परिकल्पना कहा जाता है। या फिर एक तरह से अवधारणा को अगर हम समझें तो परिकल्पना एक तार्किक उपकथन, विचार, वाक्य, अवधारणा, विचारधारा है जो किसी सोच समस्या के क्षेत्र के आधार पर संभावित समाधान को प्रस्तुत करती है, ठीक है। संभावित समाधान, यहाँ पर पर्टिकुलर समाधान नहीं दिया गया है, ठीक है। संभावित, आप जो समाधान दे रहे हो, आप जो सोच रहे हो, तो वो गलत भी हो सकता है और वो सही भी हो सकता है ना। उसमें हम सत्यता की परीक्षण भी करेंगे, ठीक है। तो वो सारी चीज, तो यहाँ पर देखिए हमने परिकल्पना के अर्थ को समझा, अवधारणा को समझा, परिभाषा को देखा दो विद्वानों की। अब क्या है, हम परिकल्पना की प्रकृति देख लेते हैं, ठीक है, कि परिकल्पना की क्या प्रकृति होनी चाहिए, क्योंकि आप रिसर्च करने वाले हो तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए अपने अपने विषयों के से संबंध, ठीक है, कि हमें कैसी परिकल्पना बनानी है। देखिए जो परिकल्पना होती है उसका निर्धारण आपका शोध क्षेत्र ही करेगा, ठीक है। आप किस क्षेत्र में कर रहे हो, आपकी सोच समस्या किस प्रकार की, उसी प्रकार की क्या है आपकी परिकल्पना बनेगी, ठीक है। तो अब अगला जो टॉपिक है हमारा परिकल्पना की प्रकृति। परिकल्पना की प्रकृति, देखिए सबसे पहली बात, कार्य कोई भी हो वैज्ञानिकता का होना आवश्यक है, ठीक है। वैज्ञानिकता, ठीक है। आपकी परिकल्पना किस प्रकार की होनी चाहिए, वैज्ञानिक होनी चाहिए, ठीक है। वो वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा दे, इस प्रकार की आपकी परिकल्पना होनी चाहिए। आपकी परिकल्पना ये नहीं कि भाग्यवादी हो कि मैंने ये चीज यहाँ से सुन ली, अब जैसे मैं किसी टॉपिक पर रिसर्च कर रही हूँ, ठीक है, और सेम उस पर वो रिसर्च 10 साल पहले हो चुकी है या 5 साल पहले हो चुकी है, मैंने उस रिसर्च को पढ़ा, ठीक है, समझा, ठीक। अब मैं सोचूं क्यों ना मैं इसी के आधार पर अपनी शोध को करूं, ठीक है। ना तो मैंने आगे कोई जानकारी इकट्ठे करने की कोशिश करी, बस उसी बेस पर क्या है मैं लिखने लगूं, ठीक है। तो क्या मैं वैज्ञानिकता को प्रोत्साहित कर रही हूँ, बिल्कुल नहीं। आपने जो था वो दिखाया। दूसरी बात देखिए, हर समय की अपनी एक प्रासंगिकता होती है, उस समय क्या स्थिति रही होगी तो वो उस समय के अकॉर्डिंग की रिसर्च हो कहलाएगी, ठीक है। आप वर्तमान में हो तो वर्तमान समय में क्या प्रासंगिकता है तो आप वो दर्शाओगे, तभी तो आपकी रिसर्च का महत्व बनेगा, तभी तो आपकी रिसर्च उपयोगी सिद्ध होगी, ठीक। तो सबसे पहली बात, आप परिकल्पना बनाएंगे तो भाग्यवादिता पर आधारित ना हो, तर्क के आधार पर, यानी कि वैज्ञानिकता के आधार पर। आपकी जो एक तरह से कहें परिकल्पना है वो वैज्ञानिक लिख देते हैं, वैज्ञानिक शोध को प्रोत्साहित करे। सबसे पहली बात तो यही, प्रोत्साहित, ठीक है, करें। दूसरा, परीक्षण योग्य। जैसे मैंने बोला परिकल्पना क्या है, एक संभावित समाधान है किसी शोध समस्या का, और शोध समस्या का क्षेत्र ही निर्धारित करता है कि आपकी
जो परिकल्पना होगी वो किस रूप में होगी। ठीक है, तो आपने परिकल्पना बना ली तो वो कैसे होनी चाहिए, परीक्षण योग्य होना चाहिए कि उसका परीक्षण भी हो सके। ये नहीं आपने जो बना दिया सिर्फ आप उसको ही मानकर बैठे तो वो आपकी रिसर्च नहीं कहलाएगी। ठीक है, वो आपकी शुद्ध परिकल्पना कभी नहीं कहलाएगी, ध्यान रखिए। ठीक, परीक्षण योग्य होनी चाहिए। तीसरी क्या है, तार्किकता, इसका होना तो बहुत ही आवश्यक है। तर्क वितर्क पर आधारित, ठीक है, तर्क वितर्क पर आधारित। आपकी जो परिकल्पना है या फिर जो आपकी शोध है वो तार्किक होनी चाहिए या तर्क वितर्क पर आधारित होनी चाहिए। ठीक, इसके बाद सत्यता की खोज, या फिर सत्य पर आधारित। जैसे अभी कोई घटना घटित होती है, ठीक है, अब आप देखिए, आप तो आंकड़े इकट्ठे तो करोगे ही करोगे, चाहे वो प्राथमिक रूप में करो या फिर स्वयं जाकर इकट्ठा करो, वो प्राथमिक कहलाएंगे। इससे पहले जो रिसर्च उस पर हो चुकी है आप वहां से आंकड़े लो। तो आपके ऊपर ये चीज रहेगी कि आप जो चीजें इकट्ठे कर रहे हो क्या वो सत्य है या वो असत्य है, तो उनका विश्लेषण आपको करना है। ठीक है, तो परिकल्पना क्या है, सत्य की खोज या फिर कह लें सत्य पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, आपने डाटा कलेक्ट कर लिया, अब जब आप विश्लेषित करोगे तो आप ये भी देखोगे कि मैंने जो सोचा कितना प्रतिशत वो सही निकला और कितना चीज मैंने एक्स्ट्रा सोच ली या फिर मैंने अलग फील्ड से ये सारी चीजें सोच ली जो मेरे लिए उपयोगी नहीं है, तो वो भी चीज क्या है आपको दिखानी। ठीक है, समझ गए। दूसरी बात, अगला लिखे हम, परिकल्पना क्रियात्मक प्रत्यात्मक अनुसंधानात्मक। प्रक्रिया पर आधारित होनी चाहिए, प्रक्रिया पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, आपकी जो परिकल्पना है वो भाग्यवादी ना होकर क्रियात्मक हो। ठीक है, करके सीखने पर विश्वास दिलाती हो, प्रत्यात्मक हो। ठीक है, अनुसंधानात्मक हो, नई नई खोज को जन्म देती हो। ठीक है, विश्लेषणात्मक हो। तो हमने यहाँ पर देखिए परिकल्पना की प्रकृति देखी कि परिकल्पना कैसी होनी चाहिए, वैज्ञानिक होनी चाहिए, जो वैज्ञानिक शोध को बढ़ावा देती हो, ना कि भाग्यवादी। ठीक है, दूसरी बात, परीक्षण योग्य होनी चाहिए। हम जो परिकल्पना कर रहे हैं उसका परीक्षण भी होना आवश्यक है। जरूरी नहीं जो हम चीज सोच रहे हैं, जो हम समाधान दे रहे हैं वो सटीक ही हो। ठीक है, कोई रोग फैलता है, कोई बीमारी फैलती है तो कई प्रैक्टिकल किए जाते हैं ना, तो जरूरी नहीं जो आप पहला प्रैक्टिकल करोगे उसमें ही क्या आपकी रिसर्च पूरी हो जाएगी, है ना। तो ये सारी चीजें। तार्किकता, बिना तर्क के आप परिकल्पना कर ही नहीं सकते, रिसर्च करने के लिए तार्किकता का होना आवश्यक है। ठीक, इसके बाद सत्यता की खोज, सत्य पर आधारित होनी चाहिए। ठीक है, अगला क्या है, परिकल्पना क्रियात्मक प्रत्यात्मक या अनुसंधानात्मक प्रक्रिया का अनुसरण करती हुई होनी चाहिए, ना कि भाग्यवादी आदर्शवादी प्रक्रिया का। ठीक है, तो आज की क्लास में हमने परिकल्पना के अर्थ को देखा, अवधारणा को देखा, परिभाषा को देखा, इसके साथ ही प्रकृति को देखा। ठीक है, तो अगर एक शब्द में बोलूं परिकल्पना क्या है, जो मैंने बता ही दिया है कि शोध समस्या का संभावित समाधान ही परिकल्पना है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम अपनी परिकल्पना की प्रकृति के साथ क्लास को समाप्त करते हैं। अगली जो क्लास होगी हमारी परिकल्पना के प्रकार पर आधारित होगी। ठीक है, तो बने रहें अपने चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।